हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के 17वें पाठ तारे एवं सौर परिवार इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स इसी प्रकार से मिलते रहें, आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। प्यारे बच्चों, तारों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तारे आसमान में टिमटिमाने वाले चमकदार से कुछ पिंड। कभी आप किसी रात में अपने घर की छत के ऊपर जा कर के खुले आसमान को निहारिए। वहाँ आपको टिमटिमाते हुए कुछ तारे और कुछ अन्य दीप्त पिंड नजर आएंगे। अगर गांव का क्षेत्र है तो वहाँ पर वो स्पष्ट रूप से अधिक दमकते चमकते हुए दिखाई देंगे। अगर शहर का क्षेत्र है तो प्रदूषण, धूल के कणों के कारण हो सकता है कि उनकी चमक कुछ मंद हो। प्यारे बच्चों, आसमान में चमकने वाले इन पिंडों को आप दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे जो बहुत तेजी से टिमटिमाते हैं और दूसरे केवल चमकते हैं, उनमें टिमटिमाहट नहीं होती। प्यारे बच्चों, जो टिमटिमाते हैं उन्हें तारे कहा जाता है। उनका अपना प्रकाश होता है। और जो केवल चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें टिमटिमाहट नहीं होती, वो कुछ ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपके सामने एक नाम लिया, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? हमारे आसपास इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आसमान में, इस आकाश गंगा यानी गैलेक्सी में अनेक पिंड ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं, ठहरे हुए हैं, चमके हुए हैं या नहीं चमक रहे हैं। आकाश के अंदर इन पिंडों को खगोलीय पिंड कहा जाता है और इसका अध्ययन करने वाले शास्त्र को, इसका अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को खगोलिकी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हम आकाश में ध्यान से देखेंगे तो हमें लगता है, हमें दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से कि हमारे आसपास दमकने चमकने वाले खगोलीय पिंडों में सबसे बड़ा दिखाई देने वाला खगोलीय पिंड चंद्रमा है। प्यारे बच्चों, यह हमें आभास होता है, हमें दिखाई देता है, क्योंकि आकाश गंगा में तुलनात्मक रूप से देखा जाए इस सौर मंडल में तो धरती के सबसे नज़दीक, सबसे समीप जो खगोलीय पिंड है वह चंद्रमा है। इसलिए हमें वह बड़ा दिखाई देता है, जबकि वास्तव में इसका आकार ऐसा नहीं है। आकाश में तारे, ग्रह, नक्षत्र, उल्का, धूमकेतु आदि और अनेक इस प्रकार के खगोलीय पिंड हैं जो अपने अपने स्थानों पर स्थित हैं या गतिशील हैं। प्यारे बच्चों, क्या सभी खगोलीय पिंड एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी खगोलीय पिंड एक जैसे नहीं होते। हम अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करने से पहले आइए चंद्रमा के बारे में ही जानते हैं। आप आकाश के अंदर कुछ दिनों तक निरंतर चंद्रमा की स्थितियों का अवलोकन करें और अपनी कॉपी पर उनके चित्र बनाएं। आप पाएंगे कि प्रत्येक दिन हमें जो चंद्रमा दिखाई देता है उसकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। इसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की आकृति सदैव स्थायी नहीं होती,
वह घटती बढ़ती रहती है। जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, चंद्रमा की चक्रिका पूर्ण दिखाई देती है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आती है, उस दिन हमें चंद्रमा की चक्रिका बिल्कुल दिखाई नहीं देती, उसे अमावस्या कहा जाता है। अपने अवलोकन के पश्चात हम पाते हैं कि यह अवधि चंद्रमा की पूर्णिमा यानी पूर्ण चक्रिका दिखाई देने से और पूरा चक्रिका दिखाई न देने तक की अवधि लगभग 15 दिनों की है। एक पूर्ण चंद्रमा दिखाई देने से यानी पूर्णिमा से लेकर के दोबारा पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिनों से कुछ अधिक यानी लगभग 30 दिन की होती है। यह चंद्रमा का घूर्णन काल होता है। चंद्रमा, प्यारे बच्चों, हमारी धरती एक ग्रह है और ग्रह हमारी अपनी धुरी के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और साथ साथ हमारे सौर परिवार के मुख्य केंद्र यानी सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार से जो खगोलीय पिंड सूर्य के चक्कर लगाएं उन्हें ग्रह कहा जाता है और जो खगोलीय पिंड अपने ग्रहों के चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि चंद्रमा हमारा एक पृथ्वी का उपग्रह है। यह धरती के चारों ओर परिक्रमा करता है और प्यारे बच्चों, इसका परिक्रमण काल, धरती का एक चक्कर पूरा करने का काल भी 29 दिन से कुछ अधिक है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि चंद्रमा का अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करने का काल और पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने का काल लगभग समान है। और यही कारण है कि हमें पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही तल पृथ्वी की ओर दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, चंद्रमा की कलाओं के बारे में समझने के लिए आप एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। आप कोई बड़ी बॉल या कोई छोटा मटका जिसे आप सहजता से अपने हाथ में उठा सकें उसे लें और उसके अर्ध भाग को, उसके आधे भाग को काले रंग से पोत दें और दूसरा भाग बिल्कुल सफेद रखें। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि उस बॉल या मटके का आधा भाग पूरा काला है और आधा भाग सफेद है। और एक बच्चे को, अपने सहपाठी को कहें कि वह एक स्थान पर खड़ा हो जाए। हम कल्पना करते हैं कि वह सहपाठी जो खड़ा है वह पृथ्वी है और जिस बच्चे के हाथ में वह मटका या फुटबॉल है या बॉल है वह चंद्रमा है। हमें पृथ्वी की परिक्रमा करने की कल्पना इस प्रकार से करनी है कि एक तरफ से आती हुई किरणें, सूर्य की तरफ से आती हुई किरणें उस मटके या बॉल के सफेद भाग की तरफ हों। अभिप्राय क्या है कि चंद्रमा एक खगोलीय पिंड जिसका रूपक हमने लिया मटका या फुटबॉल, उसके ऊपर सूर्य की किरणें जिधर से पड़ेंगी वह भाग उसका केवल सफेद दिखाई देगा और दूसरे भाग की तरफ उसकी छाया या अंधेरा होगा। हम काले भाग से उसी को दर्शा रहे हैं। और अब उस बच्चे के जो पृथ्वी के रूपक के रूप में खड़ा है उसके चारों ओर एक वृत्त बना करके उसे हम 8 भागों में बांट लेंगे और पहला सहपाठी उस मटके को इस प्रकार से पकड़ करके उसकी परिक्रमा करेगा कि उसका सफेद भाग हमेशा सूर्य की ओर रहे। और ऐसी स्थितियों में आप अवलोकन करेंगे और पाएंगे आपको पहली स्थिति में आने पर मटके का सफेद भाग पृथ्वी के स्थान पर खड़े सहपाठी को जैसा दिखाई देता है वह बिल्कुल बाल चंद्रमा की तरह से है। बिल्कुल ऐसा चंद्रमा जो बिल्कुल शुरुआत में निकलता है।
और उसके बाद जैसे दूसरी स्थिति पर आता है, सफेद भाग जो दिखाई देने वाला है उसका आकार बढ़ता जाता है। इसी तरह तीसरे भाग पर आएगा, फिर चौथे भाग पर आएगा, क्रमशः दिखाई देने वाला सफेद भाग बढ़ता जाएगा और बाद में वह पूरा दिखाई देने लग जाएगा। और जब वह बच्चा वृत्त की दूसरे भाग की ओर जाएगा तो इस प्रकार से सफेद भाग जो एक बार पूरा दिखाई देने लगा था पूर्णिमा की तरह से, धीरे धीरे घटता हुआ वह फिर अमावस्या की तरह यानी पूरा काला भाग दिखाई देने वाली स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार से हम चंद्रमा के द्वारा आकाश में दिखाई देने वाली कलाओं को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, चंद्रमा की बाल चंद्रमा से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा की जो आकृतियां होती हैं, चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, उनको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, यानी बढ़ता हुआ चंद्रमा। और पूर्णिमा से लेकर के घटती हुई कलाओं को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और भारतीय पंचांग यानी भारतीय कैलेंडर में तिथियों की अवधारणा चंद्रमा की कलाओं पर ही आधारित है। इसलिए भारतीय कैलेंडर में महीनों के अंदर दिनों की संख्या 30 मानी गई है, क्योंकि उसके अंदर चंद्रमा का घूर्णन काल, परिक्रमण काल 30 दिन के लगभग होता है। प्यारे बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, फिर यह हमें चमकता हुआ कैसे दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, चंद्रमा हमें सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा की सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर आती है, इससे हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। हम चंद्रमा के केवल उसी भाग को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि चंद्रमा का केवल एक पृष्ठ धरती की ओर रहता है। क्यों? क्योंकि इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों ही समान हैं। इसीलिए हमें चंद्रमा की सतह पर दिखाई देने वाले काले धब्बे आकार भी हमेशा एक जैसे दिखाई देते रहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने गीतों में, कहानियों में, कविताओं में, परिकथाओं में चंद्रमा के बारे में जो जाना सुना है वह तो बहुत ही रोचक, बहुत ही सुकोमल, बहुत ही चित्त को आकर्षक करने वाले एक पात्र के रूप में जाना है। क्या चंद्रमा वास्तव में वैसा ही है? प्यारे बच्चों, चंद्रमा वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का ही एक भाग था जो किसी कारण से टूट करके अलग हो गया। प्यारे बच्चों, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। उसके बाद उसी यान से उनके साथी एडविन एल्ड्रिन उतरे। प्यारे बच्चों, चांद की सतह को जब उन्होंने पहला कदम रखा तो उसे धूल दूषित और निर्जन पाया। निर्जन का अभिप्राय, वहां पर कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु वहां नहीं था और चारों तरफ धूल का वातावरण था। वहां बहुत गहरे गर्त, गड्ढे थे, भिन्न भिन्न आमाप के। भिन्न भिन्न का अभिप्राय अलग, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कम गहरा, कोई अधिक गहरा, इस प्रकार की उसकी सतह थी। वहां बहुत ऊंचे पर्वत की तरह से शिखर भी थे, जिनमें से कुछ तो पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वतों के समकक्ष थे। इस प्रकार की चंद्रमा की सतह है। और प्यारे बच्चों, चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है।
वहां किसी भी प्रकार की कोई गैस नहीं है। प्यारे बच्चों, जब चंद्रमा के ऊपर किसी प्रकार की कोई गैस नहीं है, यानी ऑक्सीजन भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, तो क्या वहां पर जीवन संभव हो सकता है? नहीं। सामान्य स्थितियों में चंद्रमा के ऊपर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जीवों को जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है और वहां सांस लेने के लिए आवश्यक गैसें नहीं हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पाठों में पढ़ा ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम कक्ष में एक दूसरे से बच्चे बात करते हैं, अध्यापक आपसे बात करता है, आप अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे की आवाज़ हम सुनते हैं, उसके लिए वायु माध्यम बनती है या किसी ठोस माध्यम से गति करती है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर जाने वाले यात्री कैसे बात करते होंगे? क्या उनका सामान्य स्थितियों में जिस प्रकार से हम बात करते हैं वैसे बात करना संभव हो सकता है? नहीं। उसके लिए भी उन्हें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है और वहाँ पर रहने के लिए विशेष परिधान उनको पहनने पड़ते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे विशेष उपकरण, विशेष परिधान, विशेष वाहनों से सुसज्जित चंद्रमा की सतह पर उतरा हुआ विमान और उसके यात्री। प्यारे बच्चों, हमारा सौरमंडल अनेक प्रकार के विचित्र रहस्यों से भरा हुआ है। हमने चंद्रमा के बारे में जाना, हमारे सौर परिवार के और भी बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिनके बारे में हमें जानकारियां एकत्र करना रोचक लगेगा, अच्छा लगेगा। आइए उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आकाश में दिखाई देने वाले रोचक और आकर्षक खगोलीय पिंडों में सर्वाधिक दिखाई देने वाले होते हैं तारे। प्यारे बच्चों, जब हम आकाश को देखते हैं तो उसके अंदर असंख्य तारे दिखाई देते हैं। वो अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग उनकी प्रकाश की दीप्ति है, यानी कोई अधिक चमक रहा है, कोई कम, और सभी की रोशनी का रंग भी एक जैसा नहीं है। प्यारे बच्चों, जितने भी तारे हैं उन सब का अपना प्रकाश होता है और इस प्रकार से सूर्य भी एक तारा है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के समय दिखाई देने वाले ये असंख्य तारे दिन के समय कहाँ चले जाते हैं? हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते? प्यारे बच्चों, ये सभी तारे दिन के समय में भी आकाश में ही रहते हैं, लेकिन दिन के समय में सूर्य की रोशनी अधिक होने के कारण हमें इनकी चमक कम होती है, हमें दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार से रात के अंधेरे में हमें टिमटिमाता हुआ एक जुगनू भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है, एक छोटी जलती हुई मोमबत्ती भी चमकती दमकती दिखाई देती है और हमारे सारे कमरे को प्रकाश से भर देती है, लेकिन दिन के उजाले के अंदर हमें जुगनू नहीं दिखाई देते। मोमबत्ती जला देंगे तो उसकी रोशनी का हमें आभास नहीं होगा। बिल्कुल यही स्थिति दिन के समय में सूर्य निकलने के पश्चात इन तारों की होती है। ये आकाश में होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। तो सूर्य हमारा इतना चमकता है, वह कैसे चमकता है? प्यारे बच्चों, सूर्य के अंदर एक गैसों का विशाल भंडार है। उसके अंदर यह अग्नि, यह ऊर्जा, यह तापमान, यह रोशनी नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है और हमारे आकाश के लगभग सभी तारे इसी प्रकार से अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य पृथ्वी के निकटतम होने के कारण जिस प्रकार से रात के तारों के अंदर, रात के खगोलीय पिंडों में चंद्रमा सबसे नजदीक होने के कारण हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है,
जबकि उससे बड़े और भी कई खगोलीय पिंड आकाश में होते हैं। दिन के समय में आकाश में चमकने वाले तारों में पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के कारण यह हमें बहुत अधिक दीप्त दिखाई देता है। इसकी रोशनी पृथ्वी तक सबसे तेजी से पहुंचती है और तारे हमें दिखाई नहीं देते। सूर्य हमारी पृथ्वी के कितना निकट है? प्यारे बच्चों, हमने दूरियों की इकाइयों के बारे में पिछले अध्यायों में जाना है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस प्रकार की इकाइयों के बारे में जाना। लेकिन खगोल विज्ञान में, खगोलिकी में बहुत हमें बड़ी इकाइयों की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह दूरी कोई सामान्य दूरी नहीं होती। अगर हम मापन करें तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और 15 करोड़ किलोमीटर इतनी अधिक दूरी होती है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट से भी अधिक का समय लेता है। प्यारे बच्चों, प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड की अवधि कितनी होती है? हम गिनती बोलें सहजता से 1, 2, इसके बीच का जो अंतराल है वह 1 सेकंड है। इतनी देर में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है, और हमारे सूर्य के प्रकाश को इस गति से भी, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलने पर भी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट से अधिक का समय लगता है। और इससे पता चलता है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, हमारे इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में सूर्य से भी और बड़े दमकते चमकते हुए सितारे भी हैं। हमारी पृथ्वी से दूरी की अगर तुलना करें, सूर्य के बाद सूर्य से भी बड़ा सितारा धरती के निकटतम अल्फा सेंटारी है, जो हमारी धरती से 4 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। देखिए, बड़ा विचित्र सा लगता है इतनी बड़ी इकाइयों को 4 लाख करोड़ किलोमीटर लिखने पढ़ने में सहजता नहीं होती। इसलिए खगोलीय इकाइयों के मापन के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई की संकल्पना की गई है। प्रकाश वर्ष से अभिप्राय, यानी जिस प्रकार से प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह 1 मिनट में कितनी दूर चलेगा, फिर 1 घंटे में कितनी दूर चलेगा, फिर 1 दिन में, फिर 1 साल में, 1 वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इस इकाई में अगर मापन किया जाए तो अल्फा सेंटारी हमारी धरती से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, और सूर्य से इतना अधिक दूर होने के कारण वह हमें इतना अधिक दमकता चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, और हम मान लेते हैं कि सूर्य ही हमारी धरती के पास चमकने वाला सबसे बड़ा और सबसे चमकीला सितारा है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य गति करते हुए पश्चिम की ओर जाकर के अस्त हो जाता है। क्या वास्तव में ऐसा है? प्यारे बच्चों, हमारे सौर मंडल में सूर्य केंद्र के रूप में स्थित है। वह गति नहीं करता, लेकिन हमारी धरती जिस पर हम रहते हैं वह ग्रह होने के कारण वह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करती है। धरती पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व से उदय होकर के पश्चिम की ओर अस्त हो रहा है। यह स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी बस या ट्रेन में बैठे हों, हमारी बस या ट्रेन गति कर रही होती है आगे की तरफ, और हमें लगता है कि पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये रोचक जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ के सभी बिंदुओं का गहराई से अध्ययन करें, और अपने शिक्षक से, अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से इसके बारे में चर्चा करें।
मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक बाय। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स इसी प्रकार से मिलते रहें, आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।